आज हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटेंजिबल की यूजफुल लाइफ के बारे में, उसकी अमोर्टाइजेशन कब स्टार्ट करता है और उसके बारे में, और हमें असेसमेंट कब करनी होती है यूजफुल लाइफ या उसके अमोर्टाइजेशन मेथड पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो हमने पिछला 2 वीडियोस में हमने देखा था, जो पढ़ा था, हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं, एक रिवाइंड कर लेते छोटा सा कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने इसकी कॉस्ट के बारे में पढ़ा था, फिर हमने ये पढ़ा था कि दो तरीके के आपके इंटेंजिबल होते हैं, जो कि एक आप एक्सटर्नल एक्वायर करते हो और एक आपके इंटरनल जनरेटेड होता है। एक्सटर्नल एक्वायर में जो आपकी कॉस्ट पड़ती है वो सीधी सीधी आपकी कॉस्ट बन जाती है, परचेस कॉस्ट हो गया तो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हो गई। इसी तरह जो आपके इंटरनल जनरेटेड होते हैं उसमें आपके 2 फेज होते हैं, एक रिसर्च फेज होता है, डेवलपमेंट फेज होता है। रिसर्च फेज आप एक्सपेंस आउट करते हो, डेवलपमेंट फेज आके आपको कैपिटलाइज करना होता है। अब वो रिसर्च फेज से डेवलपमेंट फेज पे कहा था, इसकी 5 से 6 कंडीशन हमने देखी थी। वो जब मीट हो जाती है सबकी सब, तो फिर आप डेवलपमेंट फेज पे आ जाते हो, फिर आपको कैपिटलाइज करना होता है। आप कैपिटलाइज करने के बाद फिर आप देखते हैं कि आप इसकी आगे की पॉलिसी क्या होगी, मेजरमेंट पॉलिसी जिसको आपने रखना होता है। सबसे पहले आप कॉस्ट पे इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर आगे आपको कॉस्ट पे या तो उसकी रिवोल्यूशन पे अगर आप ला सकते हो तो रिवोल्यूशन पे भी कर सकते हैं। अब हम आगे की डिस्कस करते हैं यूजफुल लाइफ पे। ये यूजफुल लाइफ आप किसे इसकी आइडेंटिफाई करेंगे कि इंटेंजिबल एसेट की। जैसे कि यहाँ सामने लिखा हुआ है, an entity shall assess whether the useful life of an intangible asset is finite or indefinite, and if finite, the length or number of production or similar units constituting that useful life. An intangible asset shall be regarded by the entity as having an indefinite useful life when based on an analysis of all of the relevant factors. There is no foreseeable limit to the period over which the asset is expected to generate net cash flow inflows for the entity. अब सबसे पहले देखना होता है हमें कि यूजफुल लाइफ क्या होती है। यूजफुल लाइफ ये होती है कि जिस लाइफ तक आप उस इंटेंजिबल एसेट को यूज कर सकते हैं। वो दो हो सकती है, या तो आपको यूजफुल लाइफ पता होगी तो फाइनाइट हो जाता है। इनडेफिनेट में होता है कि आपको यूजफुल लाइफ पता नहीं होती कि आप कब तक इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि अगर आपको ये नहीं पता कि लिमिट क्या है आपके एसेट यूज करने की, तो इनडेफिनेट होगी। तो फिर इसकी एक अकाउंटिंग हमें देखनी होती है कि अकाउंटिंग किस तरह होगी आपकी, फाइनाइट लाइफ की, इनफिनिट लाइफ की। जैसे कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है, द अकाउंटिंग ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट इज बेस्ड ऑन इट्स यूजफुल लाइफ। An intangible asset with a finite useful life is amortized। और इसमें यही देखिए सिंपल सा लिखा हुआ है, अगर किसी भी एसेट की अगर आपको लाइफ पता है, जो मैक्सिमम जो अज्यूम करे जो भी लाइफ है 4 है 5 ईयर्स है, तो उसको आपने उस ईयर के हिसाब से इसको अमोर्टाइज करना है। इसी तरह अगर कोई एसेट है जिसकी इनडेफिनेट लाइफ है तो उसको आपको अमोर्टाइज नहीं करना होता। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ जो यूजफुल लाइफ होती है एसेट की खुद की, वो तो बहुत ज़्यादा होती है, बट आपको एक एसेट मिलता है एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे या तो अदर लीगल राइट्स की वजह से मिलता है, जिसकी वजह से आपको यूज़ करने की जो लिमिट होती है वो कम ड्यूरेशन होती है। लाइक अज्यूम करें आपने एक सॉफ्टवेयर लिया, उसकी लाइफ आप उसको चला सकते हैं 5 साल, बट आपने जिस कंपनी से लिया या तो कोई और कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, तो उसमें आपको 3 साल के लिए अलाउड है, तो आप जो अपनी अमोर्टाइजेशन करेंगे वो 3 साल के हिसाब से करेंगे। अगर वो शॉर्टर है, अगर वो मैक्सिमम है, तो जाहिर सी बात है फिर तो जितनी लिमिट होगी उसकी आपको पहले 4 साल पे करना पड़ेगा। और इसमें एक और केस आया था कि कभी कभार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल जब आपको राइट्स मिलता है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, रीन्यू भी कर सकते हैं। तो अगर आपको जब आप एक एसेट क्लासिफाई कर रहे हैं या उसको बुक कर रहे हैं और आपको अज्यूम करें कि फर्स्ट टाइम आपको अलाउ हुआ है कि आप 3 साल यूज़ कर सकते हैं, बट आप उसको 5 साल तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आपने ये देखना है कि अगर 2 साल मैं एडिशनल एक्सटेंड कर रहा हूँ तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। अगर मैं इसको विदाउट सिग्निफिकेंट कॉस्ट, मतलब कम से कम कॉस्ट में भी मैं इसको अगर रिन्यू कर सकता हूँ, तो आज की डेट में हम इसको अज्यूम करेंगे कि हम इसको यूज़ करेंगे, मतलब इसको हम एक्सटेंड करेंगे, तो आपकी जो यूज़फुल लाइफ होगी तो फिर 5 साल हो जाएगी, 3 साल नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास 2 साल एक्सटेंड करने का ऑप्शन है। बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो आपकी यूजफुल लाइफ को अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं या तो लीगल फैक्टर होते हैं। जैसे कि लीगल फैक्टर मैंने आपको बताया कि क्या क्या हो सकते हैं, कि आपको लीगली बाउंड कर दिया गया है कि आप इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। और इसी तरह इकोनॉमिक फैक्टर ये होते हैं कि आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जब मिल रहे होते हैं तो उस पर इकोनॉमिक फैक्टर अप्लाई हो रहे होते हैं, तो इस वजह से भी आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो आपको लाइफ देखनी पड़ सकती है कि अगर एक इकोनॉमिक ऐसा रिसेशन आ गया कि आप जो इंटेंजिबल एसेट यूज़ कर रहे हैं वो आप आगे यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो आपको एक तरह से इसकी लाइफ कम करनी पड़ेगी, इसको लाइफ को आपको रीअसेस करना पड़ेगा।
अब हम आ जाते हैं अमोर्टाइजेशन के ऊपर। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि फाइनाइट यूजफुल लाइफ जो होगा उसके ऊपर आपको है ना अमोर्टाइजेशन करना है। अब जैसा कि हमने देखा कि आपको अमोर्टाइजेशन करनी होती है जब आपको पता होता है यूजफुल लाइफ के बारे में। अगर आपका इंडेफिनिट लाइफ है तो आपको अमोर्टाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और अमोर्टाइजेशन स्टार्ट कब करनी है? सबसे पहले तो आपने अगर अमोर्टाइजेशन कब स्टार्ट करनी है, जब आपके पास एसेट यूज़ के लिए रेडी हो और जो लोकेशन या कंडीशन पे उसको होना चाहिए यूज़ के लिए वो ऑलरेडी आ चुका हो उस पर, और मैनेजमेंट ने सोच लिया होगा उसको यूज़ करना है, तो आपको अमोर्टाइजेशन स्टार्ट करनी है। और फिर अमोर्टाइजेशन आपने कब रोकनी है? जब आपने या तो उसको IFRS 5 के हिसाब से क्लासीफाई कर लिया हो, लाइक आपने अगर सोच लिया है इस पे कि आपको ये इंटेंजिबल एसेट सोल्ड आउट करना है, तो उसको आप IFRS 5 में ले जाएंगे, उसकी अमोर्टाइजेशन रोक देंगे। या तो फिर आपने वो एसेट को डी रिकग्नाइज कर दिया हो, मतलब बेच दिया हो, तो फिर इसकी अमोर्टाइजेशन की नीड नहीं है। इस तरह से जिस तरह पीपी में हमने देखा था डेप्रिसिएशन के मेथड होते हैं, इसी तरह अमोर्टाइजेशन के भी 2-3 मेथड होते हैं। लाइक जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया जो आपकी लाइफ के ऊपर कैलकुलेट होता है, इसी तरह डिमिनिशिंग मेथड हो गया जो एक रेट के हिसाब से कैलकुलेट होता है, और एक यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अगर किसी भी इंटेंजिबल एसेट के थ्रू एक कोई आप प्रोडक्शन हेल्प मिल रही है तो वो यूनिट पे आप जो यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं उसके हिसाब से भी कर सकते हैं अमोर्टाइजेशन। अब हम देख लेते हैं कि रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है। रेजिडुअल वैल्यू ये होता है कि आपको जब एक फाइनल यूजफुल लाइफ होगी, मतलब आपको पता होगा कि 3 साल बाद 4 साल बाद आपने एसेट बेचना है या तो उसको डीरिकग्नाइज करना है, तो आपको पता होगा कि उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, जितनी आपको मिल सकती है। या तो वो ज़ीरो होगी, अगर ज़ीरो नहीं होगी तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो कि आपको कैसे मिलेगी, या तो किसी एक तीसरी पार्टी ने आपको एक तरह से कमिट किया हो कि जब ईयर एंड जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो हम इसको परचेज कर लेंगे। जब हम आपको जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब आपको किसी थर्ड पार्टी ने एक तरह से कमिट किया हो कि जब आपकी 3 साल यूज़ कर लेंगे कि तीसरे साल के एंड में हम आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट देके परचेस कर लेंगे, तो उसकी रेजिडुअल लाइफ एक तरह से वैल्यू हो जाएगी। या इसी तरह से आपके पास एक एक्टिव मार्केट हो तो आप उसकी मार्केट वैल्यू के थ्रू भी एक निकाल सकते हैं, लाइक अपनी एजम्पशन की बेसिस पे IFRS स्टार्टिंग के हिसाब से आप एक अज्यूम कर सकते हैं कि आगे जाके इसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसके हिसाब से भी रेजिडुअल वैल्यू एक तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि आपके अमोर्टाइजेशन में यूज़ होगा। तो इसमें बात आ जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमोर्टाइजेशन पीरियड और मेथड आपको एक नहीं रखना होता। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो फर्स्ट टाइम में डिसाइड कर लिया हर बार वही हो। आपके बीच में ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं या तो लीगल फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करते हैं, या तो आपका जो मेथड होता है अमोर्टाइजेशन का या डेप्रिसिएशन का उस पर इम्पैक्ट लाते हैं। तो इसलिए कंपनी पे कंपलसरी है कि वो फाइनेंशियल ईयर में एक बार, एंड किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में मतलब 12 महीने के अंदर अंदर वो एक ना एक बार वो ज़रूर देखेगी कि जो उसने अमोर्टाइजेशन पीरियड सेलेक्ट किया हुआ है या तो मेथड सेलेक्ट किया हुआ है वो अभी भी कंसिस्टेंट है नहीं है इसके यूज़ के हिसाब से। अगर वो कंसिस्टेंट है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे। अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर आपको अपना मेथड या तो पीरियड चेंज करना पड़ेगा और उसकी अलग से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, जो कि अकाउंटिंग किसके हिसाब से होगी, वो आपके हिसाब से होगी IAS 8 के हिसाब से, जिसमें हम इसका रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पैक्ट लेंगे। लाइक अगर हम उसको इस तरह से इम्पैक्ट लेंगे कि जैसे हमेशा से वही लाइफ थी जो हमने अभी एक तरह से असेस की है, तो उसका जो इम्पैक्ट आ जाएगा आपकी बैलेंस शीट पे या तो पीएनएल में, वो इस तरह का होगा जैसे हमेशा से उसकी यही लाइफ थी। तो ये यूज़फुल लाइफ और के बारे में था, अमोर्टाइजेशन के बारे में। आगे की वीडियोस में हम इंशाल्लाह और इसके एडवांस वर्जन को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।